यूसुफ सर, जो ये सारे मामले हैं, पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला जो है वो दलित से जोड़ करके ठीक उसी तरीके से जैसे सीजेआई पे जूता फेंका जाने का मामला हुआ या रायबरेली में पीट-पीट कर मार दिए जाने की घटना हुई। इन सबको सीधे तौर पर दलितों के शोषण के साथ, उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के साथ जोड़ करके और बिहार में भी उसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। तो इस लिहाज से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, इन सारे लोगों की स्थिति क्या रहेगी, क्या दिखती है? क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो आज सामाजिक न्याय के चलते बेहद मुखर हुआ है। तमाम नेता इस पर मुखरता के साथ बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ऐसे में भाजपा की चुप्पी बिहार में क्या गुल खिला सकती है? यूसुफ सर। बहुत शुक्रिया राम प्रकाश जी। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हरियाणा में दलित आईपीएस वाई पूरन कुमार की खुदकुशी का। और ये मामला उतना ही क्लियर है जितना साफ आसमान होता है जिससे धूप खिलती है। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में बहुत साफ साफ लिखा कि हरियाणा के डीजीपी और रोहतक का जो एसपी था, जो अब हटा दिया गया है, नरेंद्र बिरजानिया और शत्रुजीत कपूर, ये लोग मेरी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा उन्होंने 6-7 और अफसरों के नाम भी उसमें गिनाए थे। लेकिन हरियाणा सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि नायब सिंह सैनी परसों जो उनकी पत्नी आईएएस पत्नी है अमनीत पी कुमार, वाई पूरन कुमार की, उनसे शोक प्रकट करने के लिए उनके आवास पर भी गए और वहां पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आज शाम 5 बजे तक इस पर निर्णय हो जाएगा और हम इन लोगों को हटा रहे हैं, छुट्टी पर भेज रहे हैं। लेकिन वो 5 कभी बजे ही नहीं। आज भी शत्रुजीत कपूर वहां पर कायम है। जरूर इन्होंने एसपी को हटाया है, लेकिन वो कोई दंड नहीं है। एक जगह से आप ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेज रहे हैं। मुख्य रूप से तो डीजीपी है ना, डीजीपी के अंडर पूरी हरियाणा की पुलिस है और आप एसआईटी भी बना रहे हैं। एसआईटी में जो पुलिस अफसर हैं वो उसी के अंडर काम करने वाले हैं, शत्रुजीत कपूर के। तो क्या खाक न्याय मिलेगा? क्या खाक जांच होगी? तो यही वजह है कि इस पे कांग्रेस मुखर हुई है। सोनिया गांधी ने कल एक पत्र भी लिखा है कंडोलेंस का, जिसमें इस पे गंभीर चिंता जताई गई है कि जिस तरह से देश भर में, पूरे देश में ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिसमें सीजीआई पर हमले की कोशिश की गई। हमला में शालीन शब्द यूज कर रहा हूँ, बाकी वहाँ जूता उता फेंकने की बात थी जो आई है सामने, कि वो जो वकील था, सिरफिरा एक वकील, देखिए आज तक हमें ये नहीं बताया गया कि राकेश कपूर की जाति क्या है। दिल्ली में मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रहा है, जो मयूर विहार में उसके घर तक गया, ये नहीं बता रहा है कि वो ब्राह्मण है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है, आरएसएस की शाखा में संचालन करता था वो। ये कोई जानकारी हम लोगों को नहीं दी जा रही है। कौन है इन तथ्यों को जो छिपा रहा है? यूसुफ सर, उनका नाम जो है, जो मारने वाला व्यक्ति है, उसका नाम राकेश किशोर है। राकेश कपूर से तो उसकी जाति का पता चल ही जा रहा है। राकेश किशोर नहीं, राकेश किशोर ही बोला मैंने। वो शत्रुजीत कपूर अलग है। नहीं, वो शत्रुजीत कपूर। अच्छा, तो बहरहाल तो राकेश किशोर जो है, उसकी जाति और का कोई पता नहीं लग रहा है, वो आरएसएस से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। और निश्चित रूप से आपको देर सवेर ये सामने आएगा। तो जिस तरह से आरएसएस या बीजेपी या जो दक्षिणपंथी संगठन है, इन्होंने जिस तरह से दलितों के खिलाफ एक माहौल बना रखा है और जो ग्रामीण स्तर से लेकर कस्बों और शहरों में दिखाई दे रहा है, वो बड़ा भयानक है। वाई पूरन कुमार एक बहुत ही उदीयमान अधिकारी थे जो आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ के आए थे और उन्होंने अपनी मेरिट के दम पर ये तमाम चीजें हासिल की थी। तो उनके साथ भी वही व्यवहार ये लोग करते थे जिस तरह से मैंने हरियाणा में काम किया है, रिपोर्टिंग की है, तो मुझे मालूम है कि वहाँ की जो सवर्ण तबका है जो अफसरों का, वो किस तरह से दलितों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते थे, मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ। इस तरह के शब्द वो बोलते थे और हम लोगों के सामने बोलते थे, जर्नलिस्टों के सामने बोलते थे कि वो तो फला है, वो तो ये है। तो ये जो जाति वाली जो समस्या है दिमाग में, जो सवर्णों के जो बैठ गई है कि हम सुपीरियर हैं, वो हरियाणा के अफसर कैडर में दिखाई देता है। हरियाणा में जितने भी दलित आईएएस अफसर हैं या आईपीएस अफसर हैं, वो बहुत दबाव में काम करते हैं, उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं होता है। एक बार यहाँ पर मैं उनका नाम ले रहा हूँ, आईएएस अफसर का, रिटायर हो चुके हैं, माणिक सोनवड़े बेलगाम से बिलोंग करते थे, मेरे मित्र भी रहे हैं। वो दलित थे, लेकिन उनको कभी भी डीएम के आगे बढ़ने नहीं दिया गया।
जबकि वो होम सेक्रेटरी रिजर्व करते थे, उनको कभी नहीं बनाया गया। उनकी सीनियरिटी आ गई तब भी उनको नहीं दिया गया, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो उस समय का था वो ये कहता था कि भाई अरे ये लोग तो गुड़ गोबर कर देंगे, ये लोग क्या चला पाएंगे, इन लोगों को पता ही नहीं है। तो इस तरह का माहौल है। तो अभी जो वहां पर सबसे जो अच्छी बात कही है, वो जाकर चंद्रशेखर आजाद जो है भीम आर्मी के, उन्होंने कल गए थे वो चंडीगढ़ में, और उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए जेल भी भरेंगे, हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। और मायावती का रुख जो है वो बड़ा अजीबोगरीब है। मायावती ने 4 दिन के बाद कल ट्वीट किया बहुत लंबा चौड़ा, और उसमें उन्होंने एक बार भी बीजेपी को इसके लिए दोष नहीं दिया। उन्होंने इससे पहले 9 तारीख को काशीराम जी के जन्मदिन पर लखनऊ में एक बड़ी रैली की, लेकिन उन्होंने इस घटना का जिक्र नहीं किया। उन्होंने अमेठी की घटना का जिक्र नहीं किया, ना गवई साहब पे जो के साथ जो हरकत हुई सुप्रीम कोर्ट ने उसका जिक्र किया। तो मायावती जो दलितों का नेतृत्व करने का दम भर रही हैं, उनका ये रवैया है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर है और कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उठाया है। राहुल गांधी उस समय विदेश में थे जब अमेठी वाली घटना हुई है, उन्होंने फोन मिलाकर वहां परिवार से बात की। उसके बाद जब वो भारत लौटे तो उन्होंने ट्वीट किए लगातार, और वो लगातार इस बात पे निगाह रख रहे हैं, इस बात के बारे में बोल रहे हैं। और उन्होंने उनके ही निर्देश पर कल रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, वाई पूरन कुमार के घर पे भी गए थे। और मतलब कांग्रेस का मामला, इस मामले में दलित उत्पीड़न की जो घटनाएं हुई हैं हरियाणा में, उससे बहुत क्लियर है। तो कुल मिला के ये स्थिति है कि भाई पूरन कुमार के साथ इंसाफ तब तक नहीं होगा जब तक कि हरियाणा के डीजीपी को हटाया नहीं जाएगा। अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल जो आप चर्चा कर रहे थे उस पर भी बोलना चाहता हूँ, बिहार पर। देखिए, कल एनडीए की बैठक हुई थी जिसमें स्पष्ट रूप से जीतन राम मांझी ने कहा कि जो आपका फार्मूला है सीट बंटवारे का, वो हमें मंजूर नहीं है, और वो बैठक छोड़कर चले गए। जेपी नड्डा के घर पर बैठक हो रही थी, और उसके बाद जब जो जायसवाल साहब हैं बिहार बीजेपी के प्रमुख, वो बाहर निकले, उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आज 11 बजे हम जो है अपने सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट कर देंगे। 11 क्या, अब 12:30 बजने वाले हैं और अभी तक कोई कहीं से कोई घोषणा हुई नहीं है। तो पेच जितना एनडीए में फंसा है उतना महागठबंधन में नहीं फंसा है। मैं सिन्हा साहब की बात से सहमत नहीं हूँ। सिन्हा साहब कह रहे हैं कि एनडीए में तो सब कुछ आसान है और बीजेपी अपना भर देगी। बीजेपी ने महाराष्ट्र में जरूर ये हरकत की है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे की पार्टी में अपने लोग घुसा दिए, उन्होंने अजीत पवार की पार्टी में अपने लोग घुसा दिए, उनको टिकट दिलवाया। लेकिन बिहार के जो राजनीतिक दल हैं, जो एनडीए के एलाय हैं, वो कोई हलवा नहीं है। हम लोग चिराग पासवान का जो रंग है वो देख रहे हैं, किस तरह से किस तेवर में बात कर रहे हैं। और आप जीतन राम मांझी ने जो दोहा लिखा था, मुझे पूरा दोहा याद नहीं है, लेकिन उन्होंने 15% का जिक्र किया था उसमें। तो जीतन राम मांझी भी अपने तेवर दिखा रहे हैं। बेशक वो अंत में स्वीकार कर लें कि भाई जो फार्मूला है हम मान लें, लेकिन अभी तो उनके तेवर कड़े हैं। और जिस तरह से कल वो मीटिंग छोड़कर गए हैं, वो कोई मामूली बात नहीं है। और मुकेश सहनी चाहे वो बेशक 1 सीट ना जीत पाए, उपेंद्र कुशवाहा चाहे बेशक 2 सीट ना जीत पाए, लेकिन आज उनके बार्गेन का समय है और वो कर रहे हैं। तो महागठबंधन में स्थिति ज्यादा बार्गेनिंग वाली है और एनडीए में नहीं है, मैं इसको नहीं मानता हूं। बल्कि महागठबंधन में बहुत स्मूथली होने जा रहा है। 50-55 सीटें कांग्रेस को ऑफर की जा रही हैं और वो पर्याप्त हैं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को आगे 60-65 सीटों पर अड़ना चाहिए या बहस करनी चाहिए। 50 पर्याप्त, 55 सीटें कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर हैं, उस पर लड़ना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से अभी अमित सिन्हा सर बता रहे थे, अनिल सिन्हा सर बता रहे थे कि ये जो जनसुराज पार्टी है वोट काटने के लिए या राघोपुर में अपना आरजेडी के तेजस्वी यादव को चुनौती देने के लिए प्लांट किया जा रहा है उसको, ये बीजेपी अपने एक प्रॉक्सी के साथ नहीं आई है अनिल सिन्हा सर। ये बीजेपी जो है बिहार में एआईएम को भी लाई है, वो भी उसका प्रॉक्सी है, जो कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की क्या हैसियत है? मुस्लिम वोट ही तो है उनके पास जो 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ओवैसी साहब ने भी क्लियर कर दिया कल कि उनकी पार्टी भी बीजेपी की ही प्रॉक्सी है जो 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर रही है। तो बीजेपी ये खेल जो है ओवैसी और जनसुराज पार्टी के जरिए खेल रही है। और आप देखिए कि सीमांचल में पिछली बार इन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए, उस वजह से 10-15 सीटें आरजेडी को नुकसान हुआ और उसकी वजह से तेजस्वी की सरकार बनते बनते रह गई। लेकिन अब जो 100 सीटों का ऐलान कर रहे हैं जो साहब, उनको इस बार 1 सीट भी नहीं मिलेगी।
बिहार का जो मुस्लिम है, मुझे लगता है कि साकिब साहब बेहतर बताएंगे कि बिहार का जो मुस्लिम है, जो उसका माइंड सेट है, वो पूरी तरह से क्लियर है कि अगर हम इधर उधर भटके, ओवैसी के चक्कर में पड़े या जन स्वराज के चक्कर में पड़े, तो हम हाथ धो बैठेंगे, जो 2, 4, 10 सीटें आने वाली है वो भी नहीं आएंगी। जन स्वराज पार्टी ऐसी क्या है जो ये प्रशांत किशोर पांडे या प्रशांत किशोर त्रिपाठी, जो भी इनका नाम है पंडित जी का, वो पूरा नाम नहीं लिखते हैं। उन्होंने पहली जो सूची जारी की है 51 लोगों की, उसमें 14-15 मुस्लिमों को टिकट दिया है। काहे भाई, क्यों दे रहे हो आप? हम मुसलमान होकर खुश हो जाएं कि आप हमें बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व दे रहे हो। हमें तो मेन जो पार्टी है, जो आरजेडी है, जो कांग्रेस है, उनसे उम्मीद है, इवन बीजेपी से उम्मीद है। बीजेपी क्यों नहीं देती मुस्लिमों को टिकट? क्यों नहीं देती? बेशक आप हार जाएंगे, लेकिन आप दीजिए ना उनको टिकट। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम सभी को भागीदारी देते हैं, तो आप मुस्लिमों को दीजिए। लेकिन आपके दिमाग में तो घुसपैठिया है, और जिसपे कल अमित शाह कितने बेइज्जत हुए हैं, ये आप लोगों को मालूम है कि अमित शाह ने जो है एक ट्वीट किया जिसमें बताया कि उन्होंने देश में कैसे मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, और अंत में उन्होंने जो बात कही कि 24 पॉइंट समथिंग बढ़ा है। तो उसके बाद जो फैक्ट चेकर हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, मोहम्मद जुबैर साहब, उन्होंने बाकायदा भारत सरकार के आंकड़ों से बताया कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह ने गलत बयानी की है, उनके आंकड़े गलत हैं। और जैसे ही मोहम्मद जुबैर का ट्वीट सामने आया, अमित शाह जी ने अपना ट्विटर जो है एक्स से अपना ट्वीट हटा लिया। ये कितने शर्म की बात है कि जो पार्टी घुसपैठिए की बात कर रही है, वो साबित ही नहीं कर पा रही है। चुनाव आयोग जो उनके भोपू बना हुआ है, जो उनके जेब में रहता है, ज्ञानेश कुमार, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि घुसपैठिए तो हैं और ये समस्या है और वो सामने हम लाएंगे, लेकिन आज तक कोई, उन्होंने जो सूची जारी की है उसमें 5-10 घुसपैठियों का जिक्र आता है। और कहाँ गए लोग? तो ये जो सारा ताना बाना है, बीजेपी की जो प्रॉक्सी है वो चुनाव आयोग भी है। चुनाव आयोग को आप संवैधानिक संस्था मानना छोड़ दीजिए, वो भी बीजेपी की प्रॉक्सी है, ओवैसी भी बीजेपी का प्रॉक्सी है, और जनसुराज तो है ही है, खुलेआम है, जो मुसलमान वोट बांटने के लिए सरेआम बातें कर रहा है, मुद्दे कर रहा है। मैं बिहार के उन लोगों को संबोधित कर रहा हूं, उन मुस्लिमों को, अगर जो आपका प्रोग्राम सुन रहे होंगे या बाद में देखेंगे, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो किसी बुलावे में मत रहें। वो ऐसी एक खतरनाक बीजेपी की बी टीम है। उनके जो अच्छी बातें करते हैं बैरिस्टर ओवैसी साहब, उनकी बातों में वजन होता है, तर्क होता है, लेकिन वो अल्टीमेटली उनकी जो नीति है, उनका जो तरीका है, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अपना मतदान कीजिए, किसी भी पार्टी को दीजिए, लेकिन पूरी बुद्धिमानी से दीजिए। पिछली बार की तरह 2020 में जो आप लोगों ने गलतियां की हैं, वो गलतियां मत दोहराइए। जी राम प्रकाश जी।